मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज हम संसद पर चर्चा करें, लेकिन इसके पहले एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि क्या राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए कोई निर्णय ले सकता है। मान लीजिए एक मंत्रिपरिषद के विरुद्ध संसद ने अर्थात लोकसभा ने अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री अपना मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र लेकर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसे कहते हैं, प्रधानमंत्री से कहते हैं कि आप अगला मंत्रिपरिषद के आते तक काम करते रहिए, क्योंकि मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं माना जाता, कोई न कोई उसका प्रभाव ले लेता है। तो जब तक नया मंत्रिपरिषद बनकर नहीं आ जाता, तब तक उन्हें काम करने के लिए राष्ट्रपति कहता है। इसके बाद राष्ट्रपति इस बात की संभावनाओं की तलाश करता है कि क्या कोई दूसरा दल या संयुक्त दल मिलकर के सरकार बना सकते हैं या नहीं। मान लीजिए राष्ट्रपति को इसकी संभावना नजर नहीं आती और वह मंत्रिपरिषद जिसने त्यागपत्र दे दिया है वह केवल केयर टेकिंग के रूप में काम कर रहा है, बस केयर टेकिंग, काम चलाओ। और मान लीजिए उस परिस्थिति में कोई संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, मान लीजिए किसी दूसरे देश ने हम पर आक्रमण कर दिया या देश में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके बारे में राष्ट्रपति को आदेश जारी करना अनिवार्य हो गया, या बाह्य आक्रमण के कारण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मान लीजिए राष्ट्रपति को संकट काल की घोषणा करनी बहुत जरूरी हो गई है, तब क्या होगा? क्या राष्ट्रपति उस काम चलाऊ मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा या अपने विवेक का प्रयोग करते हुए काम करेगा? तो इसके बारे में एक बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में काम चलाऊ मंत्रिपरिषद, केयर टेकिंग या एक्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई प्रावधान नहीं है। और तब राष्ट्रपति को उसी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर काम करना पड़ेगा। और यह जो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से यदि काम करना चाहेगा तो वह संविधान के विरुद्ध होगा, क्योंकि राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कुछ खास चीजों के लिए कर सकता है, जिसकी चर्चा राष्ट्रपति के अध्याय में की जा चुकी है। उसके अलावा राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वह किसी न किसी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही कर सकता है। अपने विवेक का प्रयोग इस माने में किसी भी रूप में वह नहीं कर सकता। और यह जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का परामर्श है और उस परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा काम किया जाना है, यही तथ्य राष्ट्रपति के लिए एक रक्षा कवच का काम करता है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद को इग्नोर करके अपने विवेक से निर्णय लेकर के यदि वह आपातकाल की घोषणा करता है या कोई ऐसा आदेश जारी कर देता है, तब राष्ट्रपति भी आलोचना के दायरे में आ जाता है। और भारत में राष्ट्रपति की आलोचना नहीं की जा सकती, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से कोई काम नहीं करता। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर परिस्थिति में राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और उसकी अध्यक्षता हमेशा प्रधानमंत्री ही करता है। अब चले संसद की ओर। भारतीय संविधान में संसद का प्रावधान किया गया है और इसका उल्लेख संसद की शक्तियां, उसके दोनों सदनों का संगठन, इन सभी के बारे में विस्तार से संविधान में उल्लेख किया गया है। और यह उल्लेख अनुच्छेद 79 से लेकर के
122वें अनुच्छेद तक विस्तृत रूप से उल्लिखित है। संसद के लिए अंग्रेजी शब्द है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मूल शब्द है फ्रेंच भाषा का पार्लेमा, और पार्लेमा का मतलब होता है विचार विमर्श करना। तो पार्लियामेंट वह संस्था होती है जहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा होती है, विचार विमर्श होते हैं, वाद विवाद होते हैं और एक निश्चित निर्णय तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो संसद का मतलब होता है विचार विमर्श करना, वाद विवाद करना, बहस करना और इस प्रकार से निर्णय लेकर के राष्ट्र को आगे बढ़ाना होता है। दुनिया के सभी देशों में संसदों का गठन किया जाता है, विशेष करके प्रजातांत्रिक देशों में। प्रजातंत्र में संसदों का होना अनिवार्य है। दुनिया के विभिन्न देशों में इसके नाम अलग अलग हैं। भारत में इसे संसद कहा गया है, इंग्लैंड में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं, रूस में इसे ड्यूमा कहते हैं, जापान में इसे डाइट कहते हैं, चीन में इसे पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। तो दुनिया के सभी देशों में संसदों के नाम अलग अलग हैं। संविधान का अनुच्छेद यह कहता है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करेंगे। मतलब कि संसद के 3 अंग हुए, एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। संविधान कभी भी, संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है कि राज्यसभा द्वितीय सदन होगा अथवा लोकसभा प्रथम सदन होगा, ऐसा उल्लेख नहीं है। लेकिन जैसा अभी तक परंपरा दुनिया में चली आ रही है, जिस सदन के सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है उसे लोकसभा का नाम दिया जाता है। कि लोक मतलब आम जनता, हाउस ऑफ द पीपुल, जनता के प्रतिनिधियों का सदन। और दूसरे सदन में जहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है या कुछ देशों में प्रत्यक्ष होने के बाद भी वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे द्वितीय सदन या सेकंड चैम्बर का नाम दिया जाता है, उसे उच्च सदन भी कहते हैं। भारत में इसे राज्यसभा का नाम दिया गया है, लेकिन भारत के संविधान में प्रथम सदन, द्वितीय सदन ऐसा उल्लेख नहीं है। लेकिन उनके संगठन के आधार पर हम लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन के नाम से संबोधित करते हैं। अब थोड़ा सा देखें शक्ति संतुलन या शक्ति पृथक्करण और शक्ति एकीकरण का तत्व क्या है। शासन के 3 अंग माने जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम कानूनों का निर्माण करना है, कार्यपालिका का काम कानूनों को क्रियान्वित करना है, न्यायपालिका का काम कानूनों की, संविधानों की व्याख्या करना और कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करना है। आज से लगभग 300-400 वर्ष पहले फ्रांस में एक राजनीतिक विचारक हुआ था, उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच नागरिक था और मॉन्टेस्क्यू के जीवन काल में फ्रांस में लुई वंश का निरंकुश शासन चला करता था। मॉन्टेस्क्यू नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का बहुत बड़ा समर्थक था। तो वह इंग्लैंड घूमने गया। उसने देखा कि इंग्लैंड में व्यवस्थापिका कानून बना रही है, कार्यपालिका कानूनों को क्रियान्वित कर रही है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या और कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित कर रही है। और अंग्रेज अनेक प्रकार के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को उपभोग कर रहे हैं। तो जब मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संविधान का अध्ययन किया तो उसे पता चला कि इंग्लैंड में शासन के 3 अंग अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों को अनेक प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं
लेकिन चूंकि ये तीनों अधिकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अधिकारों का उपयोग फ्रांस में अकेले लुई वंश के शासक कर रहे हैं, इसलिए फ्रांस में नागरिकों को न तो कोई अधिकार प्राप्त है न कोई स्वतंत्रता प्राप्त है। इस आधार पर उसने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसके अंतर्गत उसने यह कहा कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां अथवा कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां अथवा इन तीनों में से कोई भी दो शक्तियां यदि एक व्यक्ति या एक संस्था के द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं तो वहां पर निश्चित रूप से तानाशाही बढ़ेगी, निरंकुशता का प्रसार होगा और नागरिक अधिकार स्वतंत्रताएं ये सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उस आधार पर उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि व्यवस्थापिका केवल कानूनों का निर्माण करे, कार्यपालिका केवल कानूनों को क्रियान्वित करने का काम करे और न्यायपालिका केवल दंडित करने तथा व्याख्या करने का काम करे। तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त हों, स्वतंत्र हों तथा एक दूसरे के पारस्परिक हस्तक्षेप से मुक्त हों। मतलब कि ये तीनों के बीच एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस आधार पर उसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। जब अमेरिका का संविधान बन रहा था 1787 में, तो अमेरिकन संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धांत से प्रभावित थे। तो उन्होंने क्या किया, मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर आधारित अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया और वही संविधान आज भी अमेरिका में चल रहा है। इसके अनुसार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका में लागू किया गया है। कैसे लागू किया गया है, थोड़ा सा देखिएगा। अमेरिका में शासन के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं अमेरिका में। इसके 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा, सीनेट। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, मंत्रिमंडल आता है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय सबसे शिखर पर है, उसके नीचे सर्किट कोर्ट्स हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो ये तीनों अपना अपना काम करते हैं। मतलब व्यवस्थापिका के दोनों सदन अपना अधिवेशन खुद बुलाते हैं। भारत में राष्ट्रपति बुलाता है, इंग्लैंड में सम्राट बुलाता है। अमेरिका में ये दोनों सदन अपना अधिवेशन खुद बुलाते हैं और कब तक चलेगा खुद डिसाइड करते हैं। एक दूसरी चीज, जो भी कानून बनना है, विधेयक तैयार करना, विधेयक पेश करना, विधेयक पर चर्चा करना, ये दोनों सदन अपना अपना करते हैं। मतलब जिस प्रकार से भारत में कोई मंत्री विधेयक पेश करता है, अमेरिका में कोई भी मंत्री विधेयक पेश नहीं करता। मतलब कांग्रेस के सदन, कांग्रेस के सदस्य अपने अपने सदनों में विधेयक तैयार करके पेश करते हैं, उस पर चर्चा होती है, फिर पास करके दूसरे सदन में भेजते हैं। ये प्रक्रिया खुद ये लोग करते हैं। कोई मंत्री यहां पर सहयोग करने या नेतृत्व करने नहीं आता। तीसरी चीज, भारत में हर मंत्री को संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर में तो बनेगा, अगर नहीं बना तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अमेरिका में कोई भी मंत्री संसद का सदस्य नहीं होता, और जब संसद का सदस्य नहीं होगा उससे आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। सरकार की आलोचना करेंगे, पीठ पीछे करेंगे, क्योंकि सरकार का कोई आदमी संसद के बैठक में उपस्थित नहीं होता। तो वहां पर कोई भी मंत्री न तो संसद का सदस्य होता है, न ही संसद की बैठकों में जाकर के भाग लेता है। और इसका यह भी अर्थ निहित है कि अमेरिका में कांग्रेस अर्थात संसद मंत्रियों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से नहीं हटा सकती। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता, जो भी होता है अकेले राष्ट्रपति होता है।
मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति के पद में प्रधानमंत्री का भाव भी निहित है। ब्रिटिश सम्राट के प्रति जो एक लोगों के मन में भावना है और प्रधानमंत्री के प्रति जो प्रधानमंत्री के बारे में जो काम करने का भाव है, ये दोनों भाव, एक सम्मान दूसरा श्रम, दोनों भाव अकेले अमेरिकन राष्ट्रपति के ऊपर है। अकेले राष्ट्रपति में ये दोनों चीजें समाहित है। तो वहां और न्यायपालिका तो अलग ही है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया है, लेकिन इसमें एक परेशानी आई। यह माना जाता है कि मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संविधान का गलत निरीक्षण किया था, लेकिन सही सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसका गलत निरीक्षण कहां हुआ? आप भारत के संविधान को ब्रिटिश संविधान के साथ मिला सकते हैं मोटे तौर पर, कार्य प्रणाली के आधार पर भारत का संविधान भी वही है जैसा ब्रिटिश संविधान है। तो इंग्लैंड में भी मॉन्टेस्क्यू ने जब कहा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे के हस्तक्षेप से मुक्त रहते हैं, तो यह मॉन्टेस्क्यू का गलत परिवेक्षण था, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था। क्योंकि इंग्लैंड में शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, शक्तियों का एकीकरण है। कैसे एकीकरण है? कि इंग्लैंड में प्रत्येक मंत्री संसद का सदस्य होता है और संसद की बैठक में भाग लेता है। मंत्री का होना कार्यपालिका है और संसद व्यवस्थापिका है। तो प्रत्येक मंत्री जब संसद का सदस्य होता है, संसद की बैठक में भाग लेता है, संसद के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। मतलब इंग्लैंड में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका दोनों मिलकर काम करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में जो द्वितीय सदन है, इंग्लैंड में जो द्वितीय सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वही हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड का सर्वोच्च न्यायालय भी है। तो अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण तो बहुत दूर की बात है, वहां पर शक्तियों का एकीकरण है। यह हो गया मॉन्टेस्क्यू का गलत परिवेक्षण। लेकिन सही सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि एक से मतलब कि दो शक्तियों का कभी भी मेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे निरंकुशता बढ़ेगी। अब एक फिर समस्या सामने आई, क्या कि यदि शासन के तीनों अंग अपनी अपनी ढपली बजाने लगे, अपना अपना राग निकालने लगे, तो शासन कैसे चलेगा? शासन एक इकाई है, इन इकाइयों के बीच समन्वय होना चाहिए। जब तक शासन के तीनों अंगों के बीच तालमेल नहीं होगा, देश का शासन चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका चूंकि देश का शासन चलाता है, इसलिए उसे पता होता है कि देश के लिए कौन से प्रकार के कानून की आवश्यकता है। क्योंकि वह शासन संचालन करता है, इसलिए उसको पैसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब व्यवस्थापिका कार्यपालिका की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कार्यपालिका के मांगों को ध्यान में रखते हुए, जब तक व्यवस्थापिका कानून नहीं बनाएगी, बजट पास नहीं करेगी, तो कार्यपालिका काम कैसे करेगी? तो इनके बीच समन्वय का होना आवश्यक है। तो यदि अध्यक्षात्मक, जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक पद्धति है, वहां पर समन्वय कम है, नियंत्रण अधिक है। कैसे? अमेरिका में एक उप सिद्धांत का समावेश किया गया है, जिसे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। इस चेक्स एंड बैलेंसेस के अंतर्गत शासन के तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करते हैं और नियंत्रण स्थापित करते हुए शासन में संतुलन बनाए रखते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये नियंत्रण कैसा होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। व्यवस्थापिका जो भी विधेयक पास करेगी, कांग्रेस अमेरिका में जो भी विधेयक पास करेगी, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य है। नियंत्रण हुआ। और अमेरिका में राष्ट्रपति वीटो का, पॉकेट वीटो का भरपूर उपयोग करता है। साल भर में 20, 25, 50, 70, 80, 100 बार तो वीटो का प्रयोग करता ही है। ये राष्ट्रपति का कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ। अब कांग्रेस पर, मतलब कि संसद पर न्यायपालिका का नियंत्रण,
यदि कोई कानून जिसे संसद ने, कांग्रेस ने पास किया, संविधान के विरुद्ध है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है। इस प्रकार से कांग्रेस पर इन दोनों का नियंत्रण हो गया। अब राष्ट्रपति पर इन दोनों का नियंत्रण, कांग्रेस मतलब संसद और न्यायपालिका का नियंत्रण। राष्ट्रपति जो भी काम करेगा, समय समय पर अनेक प्रकार की चीजों के लिए कांग्रेस की स्वीकृति अनिवार्य है। जैसे राष्ट्रपति जो भी नियुक्ति करेगा, कांग्रेस के द्वितीय सदन अर्थात सीनेट की स्वीकृति अनिवार्य है। जब तक सीनेट स्वीकृति नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं कर सकता। राष्ट्रपति जो भी संधि समझौते करता है दूसरे देशों से, उसकी स्वीकृति भी सीनेट से अनिवार्य है। राष्ट्रपति जो भी खर्च करेगा, बजट संसद के द्वारा मतलब कांग्रेस के द्वारा पास किया जाता है। और यदि मान लीजिए राष्ट्रपति कुछ ज्यादा गड़बड़ किया तो कांग्रेस के पास एक ब्रह्मास्त्र भी है जिसे महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा करके, चला करके कांग्रेस उसको पद से हटा सकती है। यह राष्ट्रपति पर कांग्रेस का नियंत्रण हुआ। राष्ट्रपति पर सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण या न्यायपालिका का नियंत्रण। यदि राष्ट्रपति ऐसा कोई काम करता है जो संविधान के विपरीत हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देता है। अब देखें न्यायपालिका पर व्यवस्थापक और कार्यपालिका का नियंत्रण। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इन नियुक्तियों की स्वीकृति सीनेट देती है। मान लीजिए कोई भी न्यायाधीश गड़बड़ किया, संविधान को उल्लंघन किया, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार किया, तो कांग्रेस उसे महाभियोग के द्वारा पद से हटा सकती है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि अमेरिका में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है। तीनों संगठन पृथक तो हैं, एक दूसरे की शक्तियां अलग अलग तो हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करके शासन में संतुलन बनाए रखते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया भर में मॉन्टेस्क्यू के इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित दुनिया का एकमात्र संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। इसके अलावा दुनिया के किसी भी देश में यह शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है। शुरू में वहां पर बहुत परेशानी होने लगी थी, लेकिन अभी तक चूंकि ट्रेडिशन बन चुके हैं, परंपराएं स्थापित हो चुकी हैं, इसलिए अब वहां पर किसी भी राष्ट्रपति को, संसद के दोनों सदनों को, न्यायपालिका को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। अब जरा भारत की ओर देखें। भारत में भी शासन के 3 अंग बटे हुए हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके बीच शक्ति एकीकरण है, पृथक्करण नहीं है। शक्तियों का एकीकरण है। जैसे भारत में व्यवस्थापिका में संसद है, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। कार्यपालिका में इसको भी 2 भाग में विभाजित किया जाता है, नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, और उधर सर्वोच्च न्यायालय है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के बीच संयोग है, एकीकरण है कि कोई भी मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रत्येक मंत्री जब संसद का सदस्य होता है तो वह संसद की बैठकों में जाकर भाग लेता है। जब बैठक में भाग ले रहा है तो वह संसद सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है, आलोचनाओं का उत्तर देता है, और संसद का प्रथम सदन अर्थात लोकसभा मंत्रिमंडल को, मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटा सकती है। और यह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब खैर न्यायपालिका तो अलग ही है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि यदि मान लीजिए संसदीय शासन में मंत्रिमंडल की तानाशाही होती है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। किस प्रकार से तानाशाही? जब तक मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के हाथ में लोकसभा के बहुमत का समर्थन है,
तब तक दुनिया की कोई ताकत उसे काम करने से रोक नहीं सकती। उसकी स्थिति तानाशाह के समान होती है। और विश्वास न हो तो 1975-77 के दरमियान जब श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन था तो उन्होंने किस प्रकार से संविधान के साथ खिलवाड़ करके अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास किया था, उसको देख लीजिए। ऐसे ताबड़तोड़ संशोधन संविधान में किए गए जिसके अंतर्गत कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री की सीट को इतना सुरक्षित बना लिया गया और न्यायपालिका की शक्तियों को इतना कम कर दिया गया। तो ये तानाशाह की स्थिति होती है। तो ऐसी तानाशाही, लेकिन यह जो तानाशाही है हमेशा संसद की आलोचनाओं के अधीन रहती है। मतलब कि संसद की आलोचना रूपी आग में यह तानाशाही हमेशा घूमते रहती है। मतलब कि जिस प्रकार से सोने को अंगार में आग में तपाया जाए तो उसका रूप निखरता है, इसी प्रकार से आलोचना रूपी आग में यह हमेशा तपते रहती है और उसका रूप हमेशा निखरते रहता है। तो ये तानाशाही का जो धब्बा है वह धब्बा अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना भारत में की गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और है, यदि मान लीजिए मंत्रिमंडल या संसद के द्वारा ऐसा काम किया जाता है जिससे संविधान के विपरीत कोई बात हो जाती है तो उधर न्यायपालिका बैठा हुआ है। मतलब कि संसद की शक्तियों पर सबसे बड़ा नियंत्रण संविधान का है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है, अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है, भारत में भी संविधान की सर्वोच्चता है। तो भारत में यदि मान लीजिए संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून या कार्यपालिका के द्वारा किया गया काम अथवा जारी किया गया कोई आदेश यदि संविधान के विपरीत हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसे न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत अवैध घोषित कर देती है। मतलब न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो गई नहीं, इस पर भी नियंत्रण है। यदि मान लीजिए न्यायपालिका के किसी निर्णय से शासन को काम करने में असुविधा होती है या लोक कल्याण के कार्य प्रभावित होते हैं तो संसद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके या कानून बना करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को शून्य घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका पर भी नियंत्रण हो गया। एक संतुलन है। भारत में तो व्यवस्थापिका सर्वोच्च है, न कार्यपालिका सर्वोच्च है, न न्यायपालिका सर्वोच्च है। संसद कानून बनाती है, न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका ने अवैध घोषित किया, संसद कानून बना करके न्यायपालिका के निर्णय को शून्य घोषित कर सकती है। जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो प्रकरण में जो निर्णय दिया था उस निर्णय को संसद ने कानून बना करके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस निर्णय को शून्य घोषित कर दिया। तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक और लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ठीक है, आप कानून बनाइए, संविधान में संशोधन करिए, सब करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, संविधान का अपना एक मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप संशोधित नहीं कर सकते। तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका ने कहा ठीक है जनाब, आप मूल ढांचे को परिभाषित कीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वैसे थोड़ा परिभाषित करेंगे, जैसे जैसे मामला आएगा हम मूल ढांचे को परिभाषित करेंगे, एकदम से थोड़े थोड़ा में आपको समझा करके दे देंगे। नो, आप काम करिए लेकिन नियंत्रण हमारे हाथ में रहेगा। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसको हम मुकदमे के अनुसार परिभाषित करेंगे। तो ये थोड़ी सी प्रारंभिक जानकारी संसद और शासन के 3 अंगों के बीच, इसी के साथ आपका व्याख्यान पूरा हुआ। आपको धन्यवाद।